नमस्कार दोस्तों, प्रीलिम्स 2026 ख़त्म हो चुका है। काफ़ी लोगों को उस एग्ज़ामिनेशन से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद नहीं है, बट उसके बावजूद भी आपको आगे तो बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए मेंस की तैयारी करनी पड़ेगी। अब दोस्तों, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमेशा एक बात याद रखिएगा कि मेंस की तैयारी आपको बिफोर हैंड करनी पड़ती है, क्योंकि आप प्रीलिम्स और मेंस के बीच के जो 2-2.5 महीने होते हैं उसमें मेंस की तैयारी नहीं कर सकते। बिफोर हैंड आपको ये इंश्योर कर लेना है कि आपका ऑप्शनल, एथिक्स और ऐसे कुछ सब्जेक्ट जैसे गवर्नेंस और आईआर जो आपके मेंस में पूछे जाते हैं उनको भी आप पढ़कर रखें। ऑप्शनल को बहुत अच्छे से तैयार करके रखें। तो दोस्तों, अब यहाँ से आगे क्या करना है इस पर हम बात करते हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट्स जिनका एग्ज़ाम निकल रहा है वो कैसे आगे बढ़ें और स्टूडेंट्स जिनका एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहा है वो कैसे आगे बढ़ें। आगे तो दोस्तों बढ़ना है। देखिए, कैसा भी यूपीएससी क्वेश्चन पेपर आपके सामने लेकर आए, हमारी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि किसी न किसी तरह से बाय हुक और बाय क्रुक हम ये एग्ज़ाम को निकाल दें। हम यही कर सकते हैं, यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम कितने भी गुस्सा हो जाएं यूपीएससी के ऊपर, बट हमारा जो काम है हमें उसको 100% परफेक्टली करना है। और उसको करने के लिए दोस्तों हमको ये सीखना होगा कि ऐसी सिचुएशन जब आती है कि आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और आपको पता नहीं है कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए, उस समय में गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपका एग्ज़ाम निकल गया तो भी ये गाइडेंस आपके काम आएगी और एग्ज़ाम नहीं निकलता है तो भी ये गाइडेंस आपके काम आएगी। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर आज हम डिस्कस कर लेंगे। प्रीलिम्स इज ओवर, हाउ टू प्रोसीड फॉर मेंस। अब देखिए, दो कैटेगरी में स्टूडेंट्स हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। एक वो बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम निकल जाएगा और दूसरे वो बच्चे हैं अनफॉर्चुनेटली मेहनत के बाद भी एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा गिवन द डाइसी नेचर ऑफ द यूपीएससी एग्जामिनेशन, स्पेसिफिकली द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो दोस्तों, दोनों ही सूरत में आपको क्या करना है। देखिए, कुछ बच्चे जिनका एग्ज़ाम नहीं निकलता है वो किस मेंटेलिटी के साथ आगे बढ़ने लगते हैं कि प्रीलिम्स की तैयारी वो वापस से चालू कर देते हैं। दे स्टार्ट द प्रीलिम्स प्रिपरेशन ऑल ओवर अगेन। आपका 24 मई को पेपर हुआ, आपको ऐसा लग रहा है कि पेपर ठीक नहीं गया, प्रोविजनल की आएगी, उससे आप आंसर चेक कर लेंगे और उसके बाद कहीं भी आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरा एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है या सी सेट में थोड़ी दिक्कत हो रही है, सो यू स्टार्ट द प्रीलिम्स प्रिपरेशन ऑल ओवर अगेन। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। आपको प्रीलिम्स के ही लूप में फंस के नहीं रह जाना है। अगर आप प्रीलिम्स की ही प्रिपरेशन दोबारा कर लेंगे तो आप अपने एथिक्स पे कब काम करेंगे, ऑप्शनल पे कब काम करेंगे, ऐसे सब्जेक्ट्स जो सिर्फ मेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उन पर कब काम करेंगे। दोस्तों, मेंस एग्जामिनेशन एक बहुत बड़ा एग्जाम है और उसकी प्रिपरेशन बिफोर हैंड आपकी होनी चाहिए। सोच कर देखिए, इस साल मान लीजिए आपका पेपर नहीं निकलता है, नेक्स्ट ईयर यू क्लियर द एग्जामिनेशन बट यू हैव नॉट स्टडीड प्रॉपरली फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। बहुत बड़ी दिक्कत आपके सामने खड़ी हो जाती है कि प्रीलिम्स मेरा निकल गया है बट मेंस के लिए मुझे कुछ नहीं आता। दैट इज द रीजन वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू यूटिलाइज दिस टाइम टू प्रिपेयर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। क्या क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो आपका पेपर निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, ये स्ट्रेटजी है जो आपको अब यहां से अपनानी चाहिए। मेंस पर फोकस करिए दोस्तों। क्या करना है, सबसे पहले सीरियस चेकलिस्ट बनाइए। सीरियस चेकलिस्ट का क्या मतलब है, कौन सा सब्जेक्ट आपका कितना ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर है, इसकी एक चेकलिस्ट। हो सकता है आपकी पॉलिटी बहुत अच्छी प्रिपेयर हो, हिस्ट्री बहुत अच्छी प्रिपेयर हो, बट ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स इतनी अच्छी प्रिपेयर नहीं हो सकता है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे गवर्नेंस हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, जो जनरली मेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, एथिक्स हो गया, ये सारी चीज़ें आपने कभी पढ़ी ही ना हो। तो दोस्तों, आपको एक चेकलिस्ट बनानी है, GS1, GS2, GS3, GS4, क्या कभी आपने ऐसे लिखा है, उसको भी इस चेकलिस्ट में जोड़िए और अपने आप से पूछिए। एंड यू हैव टू आस्क दिस वेरी सीरियसली, वेरी ऑब्जेक्टिवली और ट्रूथफुली। अपने आप से पूछकर देखिए कि मुझे इस सब्जेक्ट में कितना आता है। दूसरा सवाल होना चाहिए कि अगर आता है तो एम आई एबल टू आर्टिकुलेट इट इन द फॉर्म ऑफ आंसर्स। क्या मैं आंसर लिख पा रहा हूं और अच्छे आंसर लिख पा रहा हूं। दैट इज द सेकेंड थिंग यू हैव टू डू। सो यू हैव टू मेक अ चेकलिस्ट। कितने सब्जेक्ट्स आपको अच्छे से आते हैं, दे आर गुड, एंड हाउ मेनी सब्जेक्ट्स
are on a moderate level and how many subjects are there in which you know nothing. जब तक ये चेकलिस्ट आपके सामने नहीं होगी तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आगे कैसे बढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। दूसरी चीज दोस्तों, ये जो 3 चीजें हैं, एथिक्स, ऐसे और ऑप्शनल, देखिए ऑप्शनल के आपके 500 मार्क्स, एथिक्स के आपके 250 मार्क्स, ऐसे के आपके 250 मार्क्स, ये बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों। मेंस एग्जामिनेशन में 2 नंबर 5 नंबर के ऊपर रैंक्स चेंज हो जाती हैं, कैडर्स चेंज हो जाते हैं, सर्विसेज चेंज हो जाती हैं। ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे लिस्ट में आ जाते हैं और कुछ बच्चे बाहर रह जाते हैं। सो हाउ कैन वी इग्नोर दिस 500, 250 एंड 250 मार्क्स? आपको ये इंश्योर करना है कि ये अभी से ही आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। आपका एग्जाम निकल रहा है या आपका एग्जाम नहीं निकल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ेगा दोस्तों आगे कि आपका ऐसे राइटिंग, एथिक्स, ऑप्शनल कितना ज्यादा स्ट्रांग है। मान लीजिए 2027 में आपका प्रीलिम्स का एग्जाम निकल जाता है, फिर क्या होगा? अगर आपका ऑप्शनल, एथिक्स और ऐसे पहले से ही बहुत स्ट्रांग है तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा। आप बिल्कुल सोच सकते हैं कि अब मैं मेंस एग्जाम दूंगा या दूंगी और बहुत अच्छे से आई एम गोइंग टू राइट the mains examination. Why? Because you are confident that you will be able to clear it. Why? Because you have already prepared the major things. So ऐसे को लिखिए, चेक करवाइए मेंटर से, फैकल्टीज को दिखाइए, एथिक्स को प्रिपेयर करिए, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को एथिक्स के प्रिपरेशन में जोड़िए, अलग अलग सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश करिए। न्यूज़पेपर में देखिए कि कौन सा न्यूज़ के साथ एथिकल एंगल्स जोड़े जा सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और प्रिडिक्ट करने की कोशिश करिए कि यूपीएससी क्या सवाल इस तरह का पूछ सकता है, क्या इस न्यूज़ से निकल के कोई एथिकल एंगल आ रहा है। ऑल दोज थिंग्स, दिस इज हाउ यू प्रिपेयर एथिक्स। ऐसे लगातार लिखिए उसको। साथ ही साथ ऑप्शनल, यू कैन नॉट इग्नोर योर ऑप्शनल। इस पूरी प्रिपरेशन में एक ऑप्शनल ही ऐसा है जो बहुत ज़्यादा लेंथी होता है दोस्तों। इतनी ज़्यादा उसकी लेंथ होती है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रिपेयर द होल ऑप्शनल बिटवीन द प्रीलिम्स एंड मेंस टाइम। दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। यू हैव टू प्रिपेयर इट बिफोर हैंड। जो भी आपका ऑप्शनल है, क्या आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है? क्या आपने उसके अच्छे से नोट्स बनाए हुए हैं? क्या आपने माइक्रो नोट्स बनाए हैं? क्या आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करा है? ये सब अब आपको करना है। दिस इज द टाइम। यहां आपको स्टार्ट करना है। और जिन बच्चों का पेपर निकल रहा है उनके पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। दे हैव टू स्टार्ट नाउ। दे हैव टू स्टार्ट नाउ। दे हैव टू स्टार्ट राइटिंग ऐसे। दे हैव टू स्टार्ट स्टडिंग एथिक्स। दे शुड प्रिपेयर देयर ऑप्शनल फेयरली वेल। दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन नाउ। चालू करिए, स्टार्ट करिए। पहले भी ऐसा हुआ होगा कि प्रीलिम्स के पहले भी आपने काफी ज्यादा इन सब्जेक्ट्स में प्रिपरेशन की होगी। अब आपको वो काम आएगी। अब आपका अगर प्रीलिम्स निकल रहा है तो आप देखेंगे कि किस तरह से ये सब्जेक्ट्स अगर आपके पहले से ही प्रिपेयर्ड रहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। देन द नेक्स्ट स्टेप, राइटिंग प्रैक्टिस। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिखना शुरू कीजिए, उनको चेक करवाइए। चेक करवाने के बाद जो मिस्टेक्स आ रही हैं उनको ओपन माइंडेडली देखिए, रेसिस्ट मत करिए। ये मत सोचिए कि जो आंसर आप लिख रहे हैं वो बेस्ट आंसर है और पैराग्राफ में लिखना है, पॉइंट्स में लिखना है। देखिए, एक फिक्स्ड पैटर्न मत बनाइए, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर करिए। अगर क्वेश्चन की डिमांड है कुछ आर्ग्यूमेंट्स देने की और आर्ग्यूमेंट्स सिर्फ पैराग्राफ में दिए जा सकते हैं तो आप पैराग्राफ लिखिए। अगर क्वेश्चन की डिमांड है कि वो आपसे कुछ जानना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है और उसका आंसर पॉइंट्स में अगर आप देना चाहते हैं, या बेस्ट आंसर कैन ओनली बी रिटन इन पॉइंट्स, तो आप पॉइंट्स में आंसर लिखिए। मिक्सचर भी किया जा सकता है कि कुछ आंसर पैराग्राफ में है और जो रेस्ट ऑफ द आंसर पॉइंट में है। 250 वर्ड्स में से अगर आप करीब 100 वर्ड पैराग्राफ में लिख देते हैं और बाकी के पॉइंट्स में लिख देते हैं, नथिंग रॉन्ग इन दैट। एंश्योर क्या करना है कि जो पूछा गया है उसका प्रॉपरली आप जवाब दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, होलसम आंसर लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। ये एक स्किल होती है दोस्तों, बिना प्रैक्टिस ये स्किल नहीं आती।
आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाइए, टेस्ट सीरीज लिखिए, डेली का एक रूटीन राइटिंग प्रैक्टिस बनाइए। रोज आपको आंसर लिखना है, एक फिक्स्ड नंबर ऑफ आंसर्स, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर। टाइम लिमिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अगर आप 4 आंसर लिख रहे हैं तो क्या आप आधे घंटे में 4 आंसर लिख पाते हैं? ये स्पीड तो आपको कम से कम मेंटेन करना पड़ेगी, नहीं तो मेंस एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चंस छूट जाएंगे। इट्स अ ब्लंडर अगर आपके आते हुए क्वेश्चन छूट जाते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस में कुछ नहीं भी आता है दोस्तों, तो आप कुछ तो लिख पाएंगे बेस्ड ऑन द नॉलेज विच यू हैव। तो दोस्तों इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन स्पीड। तो राइटिंग प्रैक्टिस की जब मैं बात करता हूं, सबसे पहले तो ये है कि टाइम को आप ध्यान में रख के लिखिए। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रोज एवरी डे यू हैव टू राइट। यू मस्ट मेक अ रूटीन ऑफ राइटिंग एवरी डे। पहले उठते से ही पहला काम कर सकते हैं आप लिखना, या फिर जैसे ही आपने जो सब्जेक्ट रिवाइज करा है उससे रिलेटेड कुछ आंसर लिख सकते हैं। आप 12:30 बजे या 2:30 बजे कोई भी एक ऐसा टाइम बांध लीजिए जब आप आंसर लिखेंगे। कोशिश करिए आधे घंटे के अंदर, 30 मिनट्स के अंदर आप 4 आंसर्स को लिख पाए। देखिए फिर क्या होता है, आपकी स्पीड किस तरह से बढ़ती है, आपका आर्टिकुलेशन किस तरह से सुधरता है। करंट अफेयर्स इंटीग्रेट। देखिए मेंस का जो एग्जामिनेशन है, आपने हमेशा देखा होगा कि करंट अफेयर से ही क्वेश्चंस आते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्टैटिक कोर फाउंडेशनल नॉलेज है वो आपको नहीं आए तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है। आपको कोर फाउंडेशनल नॉलेज तो होनी चाहिए और उसके ऊपर करंट अफेयर्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स से काफी ज्यादा आएंगे, तो करंट अफेयर्स को भी आप इंटीग्रेट करना है अपनी प्रिपरेशन के अंदर। दिस इज समथिंग विच यू हैव टू डू नाउ। न्यूज़पेपर को बिल्कुल मत छोड़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 4 घंटे बैठ के आप न्यूज़पेपर के एलोबोरेट नोट्स बना रहे हैं, नॉट नेसेसरी। बट आपको ये जरूर इंश्योर करना है कि किसी ना किसी तरह से आप करंट अफेयर जरूर पढ़ रहे हैं। अगर आप करंट अफेयर नहीं पढ़ेंगे दोस्तों तो क्या होगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू राइट आंसर्स टू द क्वेश्चंस। आपकी मान लीजिए राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, बट आपको कुछ ना कुछ तो आना चाहिए ना लिखने के लिए। जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी, जब तक आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं होगी किसी भी एक पर्टिकुलर करंट इवेंट की या इशू की, हाउ विल यू राइट? You will be beating around the bush, which is not required in the UPSC examination. Pinpointed answers आपको लिखने। तो दोस्तों आपको किन चीजों पर ध्यान रखना है? अगर आपका एग्जाम क्लियर हो रहा है, वेरी गुड, वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर अनफॉर्चुनेटली नहीं क्लियर हो पा रहा है, दोनों ही सूरत में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मेंस की प्रिपरेशन। क्या करेंगे? सीरियस चेकलिस्ट बनाएंगे। कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छे से आता है, कौन सा मॉडरेटली आता है और कौन सा सब्जेक्ट नहीं आता है। कैटेगराइज करिए हर एक सब्जेक्ट को अपने लिए। ट्रूथफुल रहिए अपने साथ, ऑब्जेक्टिव रहिए अपने साथ। इमोशनल मत रहिए कि ये तो मैं कर लूंगा, वो तो मैं कर लूंगी, ऐसे नहीं होता दोस्तों। ऑब्जेक्टिवली यू हैव टू सी वेदर यू नो अबाउट दिस सब्जेक्ट और नॉट, वेदर यू कैन आंसर द क्वेश्चंस और नॉट। ऐसे एथिक्स ऑप्शनल अच्छे से तैयार करके रखिए। इन 3 के अलावा भी मैं आपको बता दूं, अगर आप गवर्नेंस पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो मेंस में पूछे जाते हैं। मेंस में आप देखेंगे यहां से सवाल आता है। आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये आपको एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है अच्छे से। आई होप यू आर गेटिंग दिस। देन राइटिंग प्रैक्टिस, यू कैन नॉट इग्नोर दिस, यू जस्ट कैन नॉट इग्नोर द आंसर राइटिंग। और आंसर राइटिंग में भी आपको ध्यान देना है दैट यू शुड प्रैक्टिस एवरी डे एंड टाइम का बहुत ध्यान रखना है। 3 घंटे के अंदर आपको क्वेश्चन पेपर को खत्म करना है। आपकी प्रैक्टिस भी उसी हिसाब से होनी चाहिए दोस्तों। एंड यू हैव टू इंटीग्रेट द करंट अफेयर्स ऑल्सो। एंड डू नॉट फॉरगेट वॉट एवर यू हैव रेड टिल नाउ, यू हैव टू स्टार्ट रिवाइजिंग। रिवीजन इज द की। अगर आपने रिवीजन नहीं किया हुआ है जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसका,
या फिर जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसका. So the information will not be at the top of your mind and you will not be able to write it in lesser amount of time in an articulate manner. फिर से वही होगा, beating around the bush. जो हमें नहीं करना है, हमें पिन पॉइंटेड आंसर लिखना है और उसके लिए रिवीजन इज द की. एक रूटीन बनाइए दोस्तों, एक रूटीन होना चाहिए आपका दिन भर का. आप बहुत बड़े एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको सेल्फ मोटिवेशन किसी तरह से जनरेट करनी है कि सुबह से लेकर रात तक आपका पूरा दिन किस तरह से प्लान्ड हो. अब उस प्लानिंग में मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप 18 घंटे की पढ़ाई करिए, बट उस प्लानिंग में ये सारे पॉइंट्स इंटीग्रेट हो जाने चाहिए, एडिक्वेटली इंटीग्रेट हो जाने चाहिए, बैलेंस्ड वे में इंटीग्रेट हो जाने चाहिए. इस तरह का प्लान जो आपको सीरियस सब्जेक्ट्स पे ध्यान भी दिलवाए, आंसर राइटिंग भी करवाए, करंट अफेयर्स भी पढ़वाए, रिवीजन भी करवाए. और आप देखेंगे विद इन 2 months और 3 months यू विल बी ऑन अ नेक्स्ट लेवल. दोस्तों, तो इस तरह से आपको आगे बढ़ना है. प्रीलिम्स के खत्म हो जाने के बाद अब मेंस के लिए कैसे आगे बढ़ते हैं ये मैंने अभी आपको बताया. प्लीज ट्राई टू फॉलो इट. किसी भी प्रकार का आपको कुछ भी डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में मुझसे लिखकर जरूर पूछिएगा दोस्तों. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.